और उसके तहत जो है वो करते हैं। स्ट्रेंथन करने के लिए एफपीओ आप लोगों को भी डीसी साहब ने बताया कि यहाँ पर समूह के डीसीओ को भी रजिस्टर्ड कराया गया है और उनका भी काम है इसमें। और अभी मैं कोशिश हम लोगों ने की कि इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट हैं वो जनपद स्तरीय उनको बुलाने का बहुत प्रयास किया गया है। कुछ लोग मीटिंग वगैरह में 2-1 हमारे एक्सपर्ट नहीं आ पाए, बट ज़्यादातर लोगों को जो संभव रहा हमने के से सिंह साहब बैठे हुए हैं और विद्युत विकास से डीडी साहब को आज भी हम लोगों ने कॉल किया, बट वो अपने बिज़ी और उसमें मीटिंग वगैरह में कार्यक्रम के तहत बहुत आने के इच्छुक थे, बट वो आ नहीं पाए। और इसमें जो है स्पेशली जो है अभी बात हो रही थी कि कीटनाशक और पेस्टिसाइड वगैरह की, कल भी पीपीओ साहब ने बात की। हम जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेवलप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इन सब का रोल रहता ही है। बगैर इसके भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बट उसके जो ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल भी इंसेक्टिसाइड उसकी ट्रेनिंग भी होती है। हो सकता है आप लोगों ने प्राप्त किया हो कहीं ना कहीं कि जो पेस्टिसाइड का काम करने के लिए बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो केमिकल्स डेवलप किए जाते हैं, नीम और उसका मिला के इस तरीके से गौमूत्र और सारी चीज़ें उसमें हैं। अगर इसका कहीं जीवा अमृत और इस तरीके से कई नाम से हैं, वो भी डेवलप करके हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में उसका यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल जो प्रोडक्ट हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप सभी अवगत हैं, एजुकेटेड हैं, क्योंकि जो वो केमिकल आने के बाद वो रेजिडुअल लिमिट में बात हुई थी कि एक मिनिमम रेजिडुअल एमआरएल की बात हुई थी कि इस मात्रा में अगर उपयोग किया जा रहा है तब तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। बट फिर भी वो जो इसके कंपोजिशन से बहुत बड़े बड़े केमिकल स्ट्रक्चर, अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हों इसमें से, तो अगर आप पढ़ेंगे या आप 2,4-D या जो कुछ भी आप में थोड़े बहुत नाम जानता हूँ उसको अगर आप केमिकली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप जब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, अगर केमिकल स्ट्रक्चर उसको डेवलप करें उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर और बहुत जटिल प्रक्रिया के तहत वो जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड में केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो बनते हैं। अब उसका क्या है, वो आके एक रोल है वो प्ले करता है, बट हमारे बॉडी में हम सब कुछ हमें लेना ही है, इनगल्फ करना ही, खाना ही कुछ ना कुछ। तो जो चीज़ें एक पील आउट करके मतलब उसका छिलका निकाल के तो उसमें एक उसका इफेक्ट कम हो जाता है, बट बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं जो है डायरेक्ट हम कंज्यूम करते हैं। तो डायरेक्ट कंज्यूम करने पर उसके जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके सेल पर और उसमें एक तरीके से पल्प में सब में आता है उसका। और मैं ये कहना चाह रहा था, हम अगर बॉडी में लेते हैं उसको तो एक बॉडी में प्रोसेस होता है उसको बायो एम्प्लीफिकेशन बोला जाता है कि वो केमिकल्स स्लोली बॉडी में डिपॉजिट होते जाते हैं। और वो जो लीवर है, जो हमारा लीवर एक तरीके से डिकम्पोज करता है या इसको न्यूट्रल करता है, उसकी भी कैपेसिटी से बाहर है। स्पेशली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके न्यूट्रल फॉर्म में लाके बॉडी से एक्सक्रीट कर दे, तो उसमें भी उसके पास भी इतने एंजाइम, इतने हार्मोन नहीं है कि इनको न्यूट्रल कर दे बॉडी में। तो ये धीरे धीरे जाके जो है बॉडी में एक तरीके से ट्रेसेस में आते आते, जैसे साउंड के लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है, एम्पलीफायर के धीरे धीरे आवाज़ बढ़ाते, उसी तरीके से बायो मैग्नो एम्पलीफिकेशन होता है इसका कि आगे ट्रेसेस में वो बॉडी में रुकता है, स्टॉप करता है। और स्टॉप करने के बाद वो एक तो फॉरेन बॉडी हो जाती है एक अमाउंट आने के बाद या एक स्टेज आने के बाद, और कोई भी वस्तु शरीर में हमारे विसरल ऑर्गन में, जिसको हम किडनी, लीवर, हार्ट, स्टमक कहते हैं, इस तरीके के सेंसिटिव या विसरल ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं अगर ट्रेसेस में चीज़ें रुककर इतना उसकी क्वांटिटी वैल्यू हो जाए कि वो एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट किया जाए। वैसे ये प्रक्रिया 1-2-4 सालों नहीं होती, ये प्रक्रिया 10 से 15-20 साल तक लगते हैं, 5 से, मतलब इसका ये प्रोसेस होने का एक लंबा पीरियड है, बट इसका अल्टीमेट रिजल्ट आता है वो बहुत ख़तरनाक है। उसी के तहत मैं थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूँ कि वो आके जब एक उसकी क्वांटिटी ऐसे डेवलप हो जाए कि वो
बॉडी हमारी उसको या वो ऑर्गन एज ए फॉरेन बॉडी उसको ट्रीट करने लगे। हमारे बॉडी में बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जो अंदर के पार्ट हैं उसको अंदर ही, जैसे एक परिवार के सदस्य हैं, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, तो सारी क्रिया प्रक्रिया गतिविधि एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत चलती है। बट कोई अनजाना व्यक्ति आता है तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उसी तहत बॉडी में जब ये हमारे जो पेस्टिसाइड्स वाले पार्ट हैं ये आगे क्वांटिटी के ऊपर जब बढ़ जाते हैं और फॉरेन बॉडी जैसे बॉडी ट्रीट करती है, फिर इसके अगेंस्ट वर्क किया जाता है कि इसको कैसे बाहर किया जाए, कैसे इसको लड़ा जाए, इससे बॉडी फाइट करती है। अब फाइट करने में क्या होता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है उसमें। अब उस एक्टिविटीज़ होने के लिए बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया की जो सेल ग्रोथ होती है वो हाइपर एक्टिव होती है। तो जो सेल का डिवीज़न होता है उसका एक प्रोसेस है बॉडी में, और डिवीज़न होता ही रहता है। सेल्स डेड होती है, रिजनवेट होती है, नई सेल्स बनती रहती है। अब जब ये है कि उस फॉरेन पार्टिकल को निकालने के लिए, बॉडी से आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शंस और एक्शंस बॉडी में शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर अनवांटेड एक्टिविटी होती है, अनवांटेड प्रोसेस होता है, उसके तहत अनवांटेड ग्रोथ डेवलप होती है जो कि बॉडी को एक्सेप्टेड नहीं है। बट वे ऐसी वस्तु वहाँ पर पड़ी है जिसको फाइट किया जा रहा है, ये अभी हमें पता नहीं चल रहा, ये सब प्रक्रिया बॉडी में हो रही है। अंततोगत्वा ये होता है कि उस जगह पर ऐसी ग्रोथ हो जाती है जिसको अनवांटेड ग्रोथ कहा जाता है। फिर उसका एक शब्द आता है बाद में, कौन सा, कैंसर या नाट। पहले तो नाट वर्ड दिया जाता है उसका। दो तरीके के नाट या गांठ जिसको कहते हैं बनती है बॉडी में, एक होती है बिनाइन और एक होती है मेलिग्नेंट। तो जो बिनाइन वर्ड यूज़ होता है मेडिकल साइंस में वो ऐसी है कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद बॉडी कोई रिएक्शंस नहीं करेगी। इसको अनकैंसरस ग्रोथ कहा जाता है, जो कि बहुत सारे ऑपरेशन के तहत निकाले जाते हैं। बहुत सारी बताता है डॉक्टर, गांठ हो गई, इसको हटा दिया जाए। तो गांठ की बनने की प्रक्रिया एक लंबी है, लेकिन ये जो हमारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये केमिकल्स हैं, इसके तहत ज़्यादा हो रहा है। और अगर वो बिनाइन तरीके की है कि गांठ डेवलप हुई, गांठ डेवलप होने का मतलब उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, जहाँ पर वो रिएक्शंस हो रहे थे उसको प्रोटेक्ट किया गया और अनवांटेड कोई डेवलपमेंट हो जाएगा, हो गया है, जो गांठ के शक्ल में है, वेसिकल्स के शक्ल में है, बहुत सारे सिस्ट के शक्ल में है, तो उसको ऑपरेशन के तहत निकाल दिया गया। तो कोई ऐसे हम नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब सेकेंड जो ग्रोथ होती है उसको मैलिग्नेंट ग्रोथ कहते हैं, मतलब उसको कैंसरस ग्रोथ भी कहा जाता है। अब अगर ऐसी ग्रोथ हुई और उसका जो है डायग्नोज हो गई, डायग्नोज होने के लिए बायोप्सी वगैरह कराई जाती है, बॉडी से फ्लूइड या पार्ट निकाल के डॉक्टर साहब भिजवाते हैं और लैब से रिपोर्ट आ जाती है। अब अगर वो मैलिग्नेंट या कैंसरस ग्रोथ हो गई तब फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। एक तो उसको हटा के भी कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर वो ग्रोथ अब अनकंट्रोल डेवलपमेंट हो गया है। वो जेनेटिक लेवल पर, क्रोमोसोमल लेवल पर चेंज आ जाते हैं, उसको कोई बस तो रोक नहीं सकती है। और ये ग्रोथ जो है बढ़ते बढ़ते वहाँ का जो पार्ट्स निकल के पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल जाता है और वो ग्रोथ पूरे बॉडी में धीरे धीरे शुरू हो जाती है, तो उससे सारे आर्गन प्रभावित हो जाते हैं। कैंसर में यही होता है कि जो थर्ड स्टेज या जब डेथ होती है तो उसमें मल्टी आर्गन फेलियर होता है। जब कैंसर से मौत होने का, मरने का समय जब आदमी की डेथ हो जाती है कि हम ये बच नहीं सकते, उस स्टेज में जब डिक्लेरेशन होता है तो वो पूरे शरीर में वो सेल्स फैल जाते हैं जिसका ये काम है कहीं पर जाएंगे तो डेवलपमेंट करेंगे। तो इस स्टेज में मुश्किल से 4-6 महीने का समय लगता है और आदमी की डेथ हो जाती है। बट ये डायग्नोसिस होने का एक लंबा समय। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो रोल है, अगर वो हम मतलब फिकेबल है, वो एक्सेप्टेबल है, MRL के अंतर्गत है, तब तो ये सारी समस्या से हम लोग बचे हुए। अन्यथा की स्थिति में चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, सबको खाना ही खाना है। और अच्छी बात यह है कि नेचर ने ऐसा कुछ बनाया है
कि जो बेसिक नीड है वो करीब करीब सबकी एडजस्ट। वहाँ पर ये रोल नहीं है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये फाइनेंशियल कैसे हैं, ये कमज़ोर हैं या गरीब हैं, ऐसा कोई जो कि क्योंकि खाना है, खाने की जो शक्ल है हमारी दाल चावल सब्ज़ी रोटी की है, तो ये बेसिक जो नीड है वो सभी की ऑलमोस्ट है। तो जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करते हैं एज ए फार्मर, वो सभी को खाना, हम स्वयं के साथ पब्लिक को भी, आम जनता को भी जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जा रही है कि हम इनका यूज़ थोड़ा सा साइंटिफिक वे में करें, और ताकि ये समस्याएं क्रिएट ना हो। और ये ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स पे आके, 45 ईयर्स पे आके, या करीब करीब 50 के बाद डायग्नोज होती है। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो फॉरेन रेजिड्यू है हमारे बॉडी में आते हैं, तो वो उसका एक रीज़न बनता है। तो चाहे सब्जियों के शक्ल में हो, या हरी पत्तियों के शक्ल में है, या हम डायरेक्ट सलाद लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें ट्रेसेस में आता है। इवन मिल्क प्रोडक्ट भी जो है, या मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से अगर प्रभावित है, तो उसके भी हार्मोन्स जो उसमें आते हैं, वो भी सारी चीज़ें समस्या क्रिएट करती है। तो इसको थोड़ा सा एज आप लोग बचना चाहिए। एक तरीके से नोडल हैं, कहिए कि उस एक बेल्ट के, एक जोन के, तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ जो है इसको सेंसिटाइजेशन उसमें लें कि आम सभी लोग, हम सभी उसमें ग्रसित हो सकते हैं, ऐसा संभव है। तो इसका यूज़ भी होना है, बगैर यूज़ के प्रोडक्शन नहीं। बट जो लिमिट फ्रेम की जाती है, अभी जैसे कल आप लोगों ने वो आए थे कि कंपनी से डिमांड, वो सारी चीज़ें हैं, तो इस पर भी मैंने देखा था कि यहाँ पर एक पम्पलेट वगैरह रखा था कि टेस्टिंग वगैरह की अपने क्रॉप, मतलब लैंड की टेस्टिंग कैसे कराई जाए, उसके तमाम, जैसे हम अपने बाड़ी की टेस्टिंग कराते हैं, वैसे ही लैंड की भी टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या कमी है वही दे दिया जाए तो फुलफिल हो जाएगा। बाकी जनरल तरीके से हम पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर दें, ये आपको फ्रूटफुल नहीं होगा, या आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, बाकी हमारी लैंड को और दूषित करेगा और अनफर्टाइल करेगा। तो इसमें है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इसको यूज़ भी करना है, बट ऑर्गेनिक विद से जो केमिकल्स आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को बनाया भी जा सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। आप अपने उस पर एक छोटे से उसमें किस तरीके से उसका रेसिपी है, क्या कंपोजिशन से उसको लेके बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। KVK वगैरह के एक्सपर्ट हमारे पास हैं, और KVK में जाके आप लोग वहाँ पर, चूँकि कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर इस सब चीज़ों का एक्सपर्टाइजेशन साइंटिस्ट रहते हैं, सीनियर साइंटिस्ट रहते हैं। तो आप समय समय पर KVK वगैरह में जाके और इन सारी बातों से अवगत होते हुए आप अपना जो है, जो भी कृषि के कार्य हैं, वो नीड बेस्ड वर्क किया जाए, डिमांड बेस्ड वर्क किया जाए। तो इस तरीके से टेक्निकली साउंड होके साइंटिफिक नॉलेज के साथ करेंगे तो आउटपुट हमारा बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा ये है कि कल डॉक्टर साहब आए थे कि पशुपालन की जो योजनाएं चलती हैं, उसमें भी काम करने की बहुत ज़रूरत है कि पशुपालन की योजनाएं करने से बहुत यह है कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है हमारा, उसका एक तरीके से कहिए जो खाद है, नेचुरल जो गोबर की खाद है, वो पहले यूज होती थी, तो ये सारी समस्याएं नहीं होती थी। तो उससे एक दूसरा रूप भी कंपनसेट होता है कि उसका एक ऑप्शन मिलता है डेयरिंग करने से, कि डेयरी अगर डेवलप होगी तो हमारी लैंड जो है वो ऑर्गेनिक वे में फर्टिलाइज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से उसको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बात ये रही कि अगर हम एक जानवर भी पालते हैं या 10 जानवर पालते हैं, उसका भी बहुत साइंटिफिक तरीका है कि साइंस ये कहती है, विज्ञान ये कहता है कि चाहे गाय हो या भैंस हो, प्रतिवर्ष करीब करीब एक उसका है बच्चा आपको मिलना चाहिए। अब इसका पूरा सेट प्रोसीजर है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो पशुपालन करते हैं कि हर साल करीब 12 से 13 महीने में उनको एक बछड़ा या बछड़ी या काफ मिल जाए। इसको करने के लिए थोड़ा सा इसमें ये चाहिए कि आप थोड़ा सा जानें उसकी नीड क्या है जानवर की, और जानवर किस समय पर उसको मतलब AI कराई जाए, और
आफ्टर पार्चुरेशन मतलब बच्चा पैदा होने के बाद कितने महीने के बाद उसको फिर एआई कराई जाए और उसके राशन का कैलकुलेशन करिए आप। ये सारी चीज़ें कब होगी, क्योंकि उसके साथ तीन लाइफ होती है। एक तो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट वो करीब 70 to 80% प्रेग्नेंट रहता है जानवर। अगर आप साइंटिफिक चलेंगे तो बच्चा भी पल रहा है, उसकी अपनी भी लाइफ है और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट भी मिलता है। तो इसके लिए एक कैलकुलेटेड राशन होता है कि आपको ग्रीन पाउडर कितना है, ड्राई पाउडर कितना और राशन कितना देना। इसका कैलकुलेशन होता है कि बॉडी वेट के हिसाब से और मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से। अगर 6 kg दूध मिल रहा है आपको, 4 कुंटल का जानवर है, तो उसको राशन कैलकुलेट कराना चाहिए और फिर वो चीज़ें उसको उपलब्ध करानी चाहिए। फिर उसकी फर्टिलिटी वगैरह मेंटेन रहती। फर्टिलिटी इन द सेंस कि आज बच्चा पैदा हुआ, विज्ञान ने कहता पहला और दूसरा उसका समय छोड़ दिया जाए, उसकी भी साइकिल वही 28 डेज़ की है ज़्यादातर की। तो पहली साइकिल दूसरी साइकिल छोड़ दें आप 60 डेज और तीसरी साइकिल से उसको एआई करा दें। फिर गाय है तो 9 महीने और भैंस है तो 10 महीने का समय लगेगा। तो गाय के केस में आप लास्ट के फिर वो साइंटिफिक तरीके से आप 45-60 डेज को ड्राई आप कर दें, फिर आप पार्चुरेशन हो जाएगा वो है। तो इस प्रोसेस से थोड़ा सा क्रिएटिव करके तो आपको क्या है, अगर जानवर को बहुत दिन तक आप ड्राई फेस में रख देंगे तो जितना आपको प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा लॉस करा देंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि वैज्ञानिक तरीके से कितना दिन इसको ड्राई ऑफ रखना है, ऑलमोस्ट मिल्किंग में उसको रहना है। और इसके लिए उसके क्या नीड है, तो अच्छे नस्ल का जानवर रख के आप एक जानवर से भी 10,000 रुपये महीने अपना